What are cascading referential integrity constraints in SQL Server? The cascading referential integrity constraints are the foreign key constraints which tell SQL to perform certain action whenever a user attempts to delete or update a primary key to which an existing foreign key points. So जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जब हम फॉरेन की बना रहे थे तो फॉरेन की बनाते वक्त हमारे पास एक इशू आ रहा था। वो इशू ये था कि अगर हम प्राइमरी की के टेबल के अंदर कुछ अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो वो हमें डिलीट की इजाज़त नहीं दे रहा था। वो इस तरह से क्यों होता था? क्योंकि उससे जुड़ी हुई जो रोज़ होती थी, उससे जो जॉइंट, उससे जो रिलेट रोज़ होती थी, वो उसके चाइल्ड टेबल के अंदर मौजूद होती थी। लेट्स से कि आपका कस्टमर 1 है, ठीक है, और उसने ऑर्डर प्लेस किया है 1356, ठीक है, 1356। अब अगर आप जो है कस्टमर का डेटा उड़ा देते हैं प्राइमरी की से 1 से, ठीक है, आप डिलीट करना चाहते हैं, तो एसक्यूएल सर्वर आपको ये करने की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि उससे उस कॉलम का डेटा दूसरे टेबल के अंदर भी आपके पास ज्वाइन हुआ है, तो इस वजह से वो हमें अलाउ नहीं करेगा। सिमिलरली इंसर्ट करते वक्त भी एक इशू आता है। इंसर्ट करते वक्त अगर आपके पास जो है इंसर्ट करते वक्त क्या होता है कि इंसर्ट करते वक्त हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं और इंसर्ट करते वक्त वो वैल्यू मौजूद ही नहीं है जो फॉरेन की वाली है, ठीक है, यानी एक कस्टमर ऐसा है जिसका कस्टमर आईडी है 10 और ऑर्डर करते वक्त आप उसका आईडी 10 डाल देते हो, तो वो बोलेगा कि भाई ये कस्टमर तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, 10 वाला कस्टमर तो डेटाबेस में है ही नहीं, टेबल के अंदर है ही नहीं, तो ये ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता, तो तब भी एरर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कस्टमर जो 1 वाला कस्टमर है उसका रिकॉर्ड अपडेट करता हूँ, यानी उसकी आईडी को चेंज करना चाहता हूँ, प्राइमरी की को चेंज करना चाहता हूँ, तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं अलाउ करेगा? इस वजह से क्योंकि अगर मैंने वहां पर उसकी कस्टमर आईडी क्या कर दी, अपडेट कर दी, तो फिर क्या होगा, दूसरे टेबल के अंदर वो जो पॉइंट बना था, जो रिलेशनशिप बना था, वो कैसे परफॉर्म होगा। तो इस वजह से आपके पास कैस्केडिंग रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर, जो कि फॉरेन की के साथ काम करते हैं। अब उसके अंदर कुछ एक्शंस होते हैं, यानी हम फॉरेन की का जब कंस्ट्रेंट बनाते हैं तो उसके साथ हम कुछ एक्शंस डिफाइन कर देते हैं कि लेट्स से व्हेन अ यूजर is trying to delete or update a primary key value to which the existing foreign key points, we are provided with the following options, यानी हमारे पास कुछ following options अवेलेबल हैं जो हम उसके साथ लगा सकते हैं ताकि अगर हम अपडेट या डिलीट करना चाहते हैं तो वो काम हो सके। So first of all we have set null. So what set null will do if a user tries to delete or update statement which will affect rows in the foreign key table, यानी यूजर जो है वो क्या कर रहा है, डिलीट या अपडेट कर रहा है, अपडेट की स्टेटमेंट्स यूज कर रहा है जो कि आपके पास फॉरेन की के टेबल को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, देन दोज वैल्यू विल बी सेट टू नल। तो यानी आप इस तरह से इसकी एग्जांपल ले सकते हो। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे क्या था, ऑर्डर आईडी थी ना, ठीक है, लेट्स से मेरे पास कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर कौन है, एक 1 पे कस्टमर है, एक 2 कस्टमर है, एक 3 कस्टमर है। लेट्स से वी हैव ऑर्डर टेबल और उसके अंदर ऑर्डर आईडी है और ऑर्डर आईडी 1 है और उसको ऑर्डर प्लेस किया 1 ने, ऑर्डर आईडी 2 है उसको भी 1 ने प्लेस किया है, ऑर्डर आईडी 3 है उसको 2 ने प्लेस किया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया 2, यानी कस्टमर 2 ने प्लेस किया। सो नाउ अगर आप इसके डेटा को डिलीट करते हो, यानी अगर आपने कस्टमर आईडी डिलीट की फर्स्ट वाली, ठीक है, ये वाली डिलीट की और आपने लगाया हुआ है, लेट्स से आपने यहाँ पर लगाया हुआ है सेट नल, क्या लगाया हुआ है, सेट नल लगाया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका फॉरेन की का टेबल है इसके अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिकली नल वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ जाएगी, नल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नल वैल्यू आ जाएगी अगर आपने सेट नल लगाया हुआ है। तो ये क्या करेगा, आपको अपडेट और डिलीट अलाउ करेगा, लेकिन दूसरे टेबल के अंदर जो फॉरेन की के अंदर वहां पर रेफरेंस हो रही है वैल्यू, उसको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, नल कर दिया जाएगा। तो अगर आप सेट नल का
जो है कंस्ट्रेंट यूज करते हो तो देन क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। सर अगर हम सेट नहीं किए देन क्या शो होगा? अगर आपने ये सेट नहीं किया, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर करा भी था कि हमने ये कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया था, इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं था, तो हमारे पास जब हम डिलीट करने जा रहे थे डेटा तो डेटा भी डिलीट नहीं हो रहा था, अपडेट करना चाह रहे थे तो डेटा अपडेट भी नहीं हो रहा था। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, अपडेट हो जाए डिलीट भी हो जाए, लेकिन अपडेट और डिलीट होने के बाद क्या हो, दूसरे टेबल के अंदर क्या इफेक्ट होगा, क्या फर्क आएगा, तो उसके लिए ये ऑप्शंस यूज किए जाते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है सेट नल। तो अगर आपने सेट नल लगाया होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास बाकी उस टेबल के अंदर क्या हो जाएगा, उस जगह पे नल वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आपने ये ऑप्शन नहीं लगाया हुआ होगा तो फिर आपके पास ना आप डिलीट कर सकेंगे और ना आप अपडेट कर सकेंगे। क्लियर है? Then we have another option, that is the cascade option. What is a cascade option? If a user tries to delete the statement which will affect the rows in the foreign table, so then those rows will be deleted when the primary key record is deleted. Similarly, if an update statement affects rows in the foreign key table, then those rows will be updated with the value from the primary key record after it has been updated. सो अगर हमने कैस्केड ऑप्शन यूज किया है, कौन सा ऑप्शन यूज किया है, कैस्केड ऑप्शन, तो कैस्केड ऑप्शन क्या करेगा? सो इफ वी हैव यूज्ड द कैस्केड ऑप्शन, लेट्स से कैस्केड, सो अगर मैंने यहाँ पे सेट की जगह कैस्केड यूज कर लिया तो इट मीन्स कि जैसे ही डेटा डिलीट होगा तो दूसरे टेबल से भी डेटा डिलीट हो जाएगा। यानी अगर मैंने 1 वाली आईडी डिलीट करी सो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, अगर हमने कैस्केड ऑप्शन यूज किया होगा तो दूसरे टेबल से भी डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर यूज किया अपडेट, क्या यूज किया, अपडेट, यानी मैंने इसकी आईडी को अपडेट करके कर दिया 4 और यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 था और यहाँ पर भी हमारे पास क्या था, 1 था, सही है। सो अगर मैंने बोला कि फर्स्ट वाला जो आईडी है उसको अपडेट करके क्या कर दो, 4 कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो आपका सेकंड वाला टेबल है जिसके अंदर फॉरेन की आपने कॉल की है वहां पर भी सारी रोज के अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कैस्केड को जब आप यूज करते हो तो डिलीट करते हो तो दूसरे टेबल से वो डेटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर आप अपडेट करते हो तो दूसरे टेबल में वो डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेटा अपडेट हो जाएगा। मींस कस्टमर 1 का डेटा ऑर्डर टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। यस, अगर कस्टमर आपने कैस्केड लगाया है तो इट मींस कि अगर यहाँ पर फर्स्ट वाले का कुछ डेटा मौजूद होगा वो रोज भी आपके पास क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएगी। क्लियर है? और अगर अपडेट कर रहे हो तो वो डेटा अपडेट हो जाएगी यहाँ पर। सो सिमिलरली हम ज़्यादातर जो है ना वो कैस्केड ऑप्शन को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कैस्केड की वजह से हमारे पास ये बेनिफिट मिलता है कि हमारे पास डिलीट और अपडेट दोनों काम करते हैं, और अगर हम डिलीट करते हैं डेटा को तो ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल से भी डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं आप हर सिचुएशन में इसी को यूज़ करें। लेट से आप बोलते हैं कि नहीं भाई हमें तो सारा रिकॉर्ड रखना है, ऐसा ना हो डिलीट ना हो, तो फिर आप उस जगह पर उस ऑप्शंस के अंदर डिलीट वाले ऑप्शन को यूज नहीं करते, यानी कैस्केड को यूज नहीं करते। क्लियर है ये? देन वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज सेट डिफॉल्ट। ठीक है, तो सेट डिफॉल्ट क्या करता है, अगर हमने डिलीट या अपडेट स्टेटमेंट रन करी, ठीक है, फॉरेन की टेबल के ऊपर, यानी जैसे हमने एक डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट रन की प्राइमरी की कॉलम के ऊपर जो कि फॉरेन की के टेबल के अंदर इफेक्ट कर रही थी, then all rows containing those foreign keys are set to the default value. All foreign key columns in the related table must have a default constraint defined on them. ठीक है, so यहाँ पर आकर अब अगर आप क्या यूज कर रहे हो, set default, तो set default में क्या होता है, let's say अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ set default, so what will happen on the set default? So let's say if we are updating or deleting, either we are deleting or the updating, ठीक है, so let's say ओके डिलीटिंग और अपडेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर अब ये 4 है, ठीक है, लेट्स से मैंने इसको कहा भाई ये डिलीट कर दो,
सो डिलीट जैसे ही करूंगा तो ऑर्डर के टेबल के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। क्या सेट हो जाएगी? डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि पहले से फॉरेन की के कॉलम के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू लगाई हो। लेट्स से हमने बोला भाई डिफॉल्ट वैल्यू कर दो 0, यानी 0 पे तो कोई हमारे पास कस्टमर होगा ही नहीं ना, 0 तो कोई कस्टमर होगा नहीं। तो हम अपने प्राइमरी की के कॉलम के अंदर भी बोल देंगे भाई एक 0 कस्टमर है, जो कि अपडेट होने के बाद अगर कोई इश्यूज आते हैं, मतलब कोई डेटा डिलीट होता है या अपडेट होता है किसी कस्टमर का, तो बाकी सब की वैल्यू यानी उस जगह पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। 0 मीन्स वी हैव नो कस्टमर। ठीक है, 0 पे हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है, जस्ट वी आर पासिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर हम सेट डिफॉल्ट को यूज करते हैं तो सेट डिफॉल्ट में क्या होगा? इस जगह अगर हमने फोर्थ वाले का डेटा क्या कर दिया, फोर्थ वाले का डेटा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। लेट्स से मैंने फोर्थ वाले का डेटा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? फोर्थ वाले का डेटा डिलीट किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। और नीचे वाले पे भी क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर भी आपके पास 0 आ जाएगा अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की होगी। सो इस वाले कंस्ट्रेंट को वर्क कराने के लिए, सेट डिफॉल्ट को वर्क करवाने के लिए आपके पास फॉरेन की के कॉलम के ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू लगी होना ज़रूरी है, यानी डिफॉल्ट का कंस्ट्रेंट लगा होना ज़रूरी है। अगर सेट डिफॉल्ट का कंस्ट्रेंट नहीं लगा होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नहीं लगाया होगा, तो फिर आपके पास वो वर्क नहीं करेगा। Then we have no action. This is the default action that SQL server perform. तो ये आपके पास डिफॉल्ट एक्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हम अपडेट या डिलीट करने लगते हैं तो ये क्या करता है? दिस एक्शन विल बी डिनाइड एंड रोल बैक एंड एरर मैसेज विल बी रेज। तो यानी अगर हम जो है वो नो एक्शन लिखते हैं या नो एक्शन नहीं भी लिखते, तो ये डिफॉल्ट आपके पास एक्शन है जो कि यूज होता है whenever we are trying to update or delete a data which is affecting the foreign key table। ठीक है, तो यानी अगर हम फॉरेन की के टेबल को यानी ऐसा डेटा अपडेट या डिलीट कर रहे हैं जो कि फॉरेन की के टेबल को अफेक्ट करेगा, और आप चाहते हो कि भाई नहीं, अगर वो अफेक्ट कर रहा है तो हम उस डेटा को अपडेट और डिलीट की जो है वो एक्सेस नहीं देना चाहते, वो एक्शन डिनाइड करना चाहते हैं, so then you will be using the no action or you can say कि this is the default action। so otherwise अगर आप चाहते नहीं कि delete भी हो सके, update भी हो सके, so you can use these three option, that is set null, cascade and set default। these are the three actions that you can perform while updating or deleting the data of the foreign key columns that are affecting। कि let's say we have a gender database, gender data table। उसके अंदर हमारे पास जेंडर की आईडी स्टोर कर रहे हैं 1, लेट्स से मेल, सेकंड पे हमारे पास है फीमेल। ठीक है, अब ये देखो ये जो डेटा है वो किसके अंदर मौजूद है? जेंडर के टेबल के अंदर। और जेंडर के टेबल में मैंने आपको बोल दिया कि वो जो आईडी है ना वो क्या है? प्राइमरी की है। वो आपके पास क्या है? प्राइमरी की है। लेट्स से वी हैव अनदर टेबल दैट इज पर्सन्स टेबल, और उसके अंदर हम उसकी आईडी, उसका नेम और उसका जेंडर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास दूसरे टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर प्राइमरी की क्या है? आईडी है, और फॉरेन की क्या है? जेंडर आईडी है। ठीक है, सो अब होता क्या है कि देखो यहाँ पर ये वाला जो आईडी है वो इससे रिलेट करता है, यानी इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। यहाँ पर भी तो जेंडर आईडी है ना, तो जो जेंडर का यहाँ पर प्राइमरी की में आपके पास क्या है? आईडी है। ठीक है, और यहाँ पर जो आईडी है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप है, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉमन कॉलम है दो एक टेबल के अंदर, यानी इस टेबल के अंदर भी ये जेंडर आईडी है और इस टेबल के अंदर भी जेंडर आईडी है, लेकिन पर्सन के टेबल में वो क्या है? फॉरेन की है, यानी रिलेशनशिप बता रहा है।
तो यहाँ पर आप क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं, अ पर्सन मस्ट हैव अ जेंडर, यानी जो भी एक पर्सन होगा उसका कोई ना कोई जेंडर होगा, ठीक है। तो वो जेंडर की जो वैल्यू आ रही है, तो जेंडर की जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से मिल रही है आपको, जेंडर की वैल्यू आपको मिल रही है इस टेबल से। अब अगर लेट्स से मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि भाई मुझे ऐड करवाना है यहाँ पर अब्दुल रहमान का डेटा, और मैंने कहा भाई इसकी जो जेंडर है वो 3 है। अब यहाँ पर मैंने गलत आईडी दे दी, ठीक है। सो यहाँ पर इंसर्शन पर एरर आ जाएगा, इंसर्शन पे क्या आएगा, एरर आ जाएगा, इंसर्शन एरर। इंसर्शन एरर क्यों आ जाएगा, इंसर्शन एरर इस वजह से आ जाएगा क्योंकि थर्ड आईडी पे कोई जेंडर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल, ठीक है। थर्ड पर कोई है नहीं, तो इस वजह से इंसर्शन पे एरर आ जाएगा, क्योंकि अब हमने इन दोनों टेबल्स को बाइंड किया हुआ है, आपस में ज्वाइन किया हुआ है। तो इस वजह से मुझे या तो 1 पास करना पड़ेगा या तो 2 पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 1, ठीक है। लेकिन इसी तरह से जैसे इंसर्शन पे इशू आता है, इसी तरह से डिलीट करने पे भी इशू आता है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे डेटा डिलीट करना है, या मैं इधर से आकर प्राइमरी की के कॉलम से आकर मैं बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट वाला जो जेंडर है ना उसको डिलीट कर दो, डिलीट डिलीट 1 फर्स्ट जेंडर, यानी जिसकी आईडी जेंडर की 1 है वो वाले जेंडर को डिलीट कर दो। तो यहाँ पर क्या आता है, एरर आता है। अब ये एरर रिसॉल्व करने के लिए ये ऑप्शन मिलते हैं, कौन कौन सा, सेट नल, देन वी हैव कैस्केड, सेट डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो एक्शन होता है। तो नो एक्शन का मतलब ये होता है कि वो हमेशा आपको एरर ही शो करेगा, ठीक है। सो नो, ये जो एरर है ये नो एक्शन वाला आपके पास क्या करेगा, हमेशा एरर शो करेगा। सो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम बोलते हैं भाई अगर हम सेट नल कर देते हैं, यानी मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया कि जब भी ये डिलीट या अपडेट करने लगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, नल हो जाए। तो यानी अगर आपने यहाँ से फर्स्ट वाले की आईडी को खत्म कर दिया, यानी रिमूव कर दिया, लेट्स से आपने कह दिया रिमूव, सो क्या होगा, जैसे ही आप ये आईडी रिमूव करेंगे और अगर आपने सेट नल लगाया हुआ है तो यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप जो है क्या करते हैं, सेट नल रखते हैं तो यही हो जाएगा अपडेट पर भी और आपके पास डिलीट पर भी, ठीक है। अपडेट और डिलीट पे क्या हो जाएगा, नल नल वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। देखो सेट नल में क्या है कि अगर यूजर जो है वो डिलीट या अपडेट स्टेटमेंट को रन करेगा तो विच विल अफेक्ट रोज इन दी फॉरेन की, तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेट टू नल, ठीक है। वो क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, आपके पास नल हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है कि आपकी जो फॉरेन की है वो नल वैल्यूज को एक्सेप्ट करती हो, ठीक है। यानी आपका ये जो आपने सेकेंडरी कॉलम बनाया है, ये वाला फॉरेन की का टेबल बनाया है, तो इसके अंदर जो फॉरेन की है इट शुड एक्सेप्ट नल वैल्यूज, अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। इट शुड एक्सेप्ट नल वैल्यूज, यानी ये आपके पास नल वैल्यू एक्सेप्ट करे, वरना आपके पास ये वर्क नहीं करेगा। सिंपली सेकंड कंडीशन वी हैव कैस्केड। अब कैस्केड में क्या होता है कि कैस्केड में लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर आते हैं, लेट्स से अगर मैंने क्या किया, डिलीट किया, तो फिर क्या होगा, वो रोज ऑटोमेटिकली उस टेबल से भी क्या हो जाएंगी, दूसरे टेबल यानी फॉरेन की के टेबल से भी डिलीट हो जाएंगी जहां से वो रिकॉर्ड मैच करता होगा। अगर हम अपडेट करेंगे तो वो रोज अपडेट हो जाएंगी विद दी न्यू वैल्यू। यानी लेट्स से मैंने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट किया कैस्केड और यहाँ से रिमूव किया, ठीक है। तो डिलीट किया, यानी मैंने आईडी 1 को डिलीट किया, तो ये वाला डेटा भी डिलीट हो जाएगा टेबल से और ये वाला डेटा भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसकी वैल्यू जेंडर की आईडी 3 कर दी, तो अब क्या होगा, कैस्केड अगर हमने यूज किया होगा तो यहाँ पर 1 की जगह 3 आ जाएगा। अब ये डेटा रिमूव नहीं होगा, कैस्केड में क्या होगा, जो उसकी नई अपडेटेड वैल्यू होगी वो इस जगह आकर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट में ये होता है कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है तो इस जगह अगर आपके पास यहाँ पर अपडेट या डिलीट होता है तो इस जगह पर वो डिफॉल्ट वैल्यू आकर स्टोर हो जाती है। लेट्स से
आपने कहा कि फॉरेन की डिफॉल्ट वैल्यू है 0, लेट्स से आपने कह दिया 0, तो यहाँ पर आकर हर जगह जहाँ जहाँ अपडेट या डिलीट वाला काम हुआ होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। यहाँ आपने कह दिया कि भाई डिफॉल्ट वैल्यू हमने नल रखनी है, तो फिर आपके पास यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट फॉरेन की के ऊपर लगाना जरूरी है, ठीक है। देखो, if a delete or update statement affects rows in a foreign key table, then all rows containing those foreign keys are set to the default value. All foreign key columns in the related table must have a default constraint defined on them. तो यानी इसके लिए क्या चीज का होना जरूरी है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का होना जरूरी है। सो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट डीबी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ आई थिंक, तो यहाँ पर एक सिर्फ एक ही टेबल है, तो मैं यहाँ से ये वाली डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। सो लेट्स से यूज स्टूडेंट्स डेटाबेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल ऑफ जेंडर, और जेंडर का टेबल है, इसके अंदर हमारे पास आईडी होगी इंटीजर, और इसको हम कर देते हैं प्राइमरी की, एंड नाउ हेयर वी विल हैव अनदर कॉलम दैट विल बी नेम, और इसको हम कर देते हैं varchar 50 और नॉट नल, ठीक है। सो ये हमारा हो गया जेंडर का टेबल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कराता हूँ, ये हो गया हमारा जेंडर का टेबल। लेट्स इंसर्ट सम डेटा इन इट, इंसर्ट, अगर देखो नेम कीवर्ड है ना तो इसको इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, तो तब ये इशू नहीं करता। तभी अगर इशू करे तो आप इसके अंदर दे दोगे। सो मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू जेंडर, तो जेंडर का टेबल है हमारे पास, मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ वैल्यूज, और लेट्स इंसर्ट, we have male, we have another data that is female, ओके, और इसकी आईडी कर देते हैं 2। सो मैं यहाँ से इसको आकर एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो अब देखो मेरे पास क्या आ गया, 2 रोज अफेक्टेड आ गया। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जेंडर, तो जेंडर से सिलेक्ट करवाता हूँ, तो आप देखोगे 2 जेंडर्स मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर टेबल, पर्सन टेबल, सो क्रिएट टेबल पर्सन्स, पर्सन्स, और यहाँ पर आकर मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास एक आईडी होगी इंटीजर, इट विल बी प्राइमरी की, और देन वी हैव पर्सन्स नेम, लेट्स से हमने दे दिया नेम, चलो मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पर्सन नेम पी नेम दे देते हैं, और varchar, और इसको मैं कर देता हूँ 50 और नॉट नल। और हो सकता है कि लेट्स से आपके पास कभी कभार ये भी होता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप बहुत सारी फील्ड्स रखना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे पर्सन के अंदर आईडी, उसका नेम, उसकी फादर नेम, उसका लास्ट नेम, उसका जो सिटी, उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रखना चाह रहे हो। लेकिन अभी मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकली वो समझाना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सीखा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही फील्ड्स, यानी एक आईडी की फील्ड ले रहा हूँ, एक पर्सन का नेम ले रहा हूँ, और साथ के साथ उसी जेंडर आईडी यानी फॉरेन की बना रहा हूँ। एक जेंडर आईडी यहाँ पर मैंने कॉल की, बोला जेंडर आईडी का कॉलम है इंटीजर डेटा टाइप, और लेट्स से मैंने कहा कि भाई ये फॉरेन की है, ठीक है, और इससे पहले मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट लिख देते हैं, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम दे देते हैं GNGE_FK, और फॉरेन की, और उसके बाद हमारे पास आएगा रेफरेंसेस, कौन सा टेबल है, जेंडर का टेबल है, और जेंडर के टेबल में आईडी का कॉलम है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप टेबल को क्लोज करने लगते हैं, यानी टेबल को क्लोज करने से पहले यहाँ पर आपको बताना पड़ता है ऑन अपडेट, यानी अपडेट पे क्या हो, ऑन डिलीट, यहाँ पर आपको वो 2 ऑप्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है, ऑन अपडेट एंड ऑन डिलीट। आपने कहा ऑन अपडेट कैस्केड,
तो क्या होगा, कैस्केड हो जाएगा। और डिलीट पे क्या करना चाहते हो, आपने कह दिया भाई डिलीट पर भी कैस्केड हो जाए। तो यानी जब आप जो आपका प्राइमरी की वाला कॉलम है, यानी आपका जो प्राइमरी की वाला टेबल है जो कि जेंडर का है, उसके अंदर अपडेट या डिलीट करेंगे तो कैस्केड का ऑप्शन जो है, कैस्केड का जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, सो हमने ये आपके पास जब पर्सन का टेबल बनाया है तो ये चीज यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, सो मैं यहाँ से पर्सन्स का टेबल जो है वो बनाता हूँ और एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया है। नाउ लेट्स इंसर्ट सम डेटा, इंसर्ट इनटू पर्सन्स टेबल। तो हमारे पास पर्सन्स का टेबल है और पर्सन्स के टेबल के अंदर हम वन, ठीक है, और ये बोल देते हैं असद। और अच्छा, मैंने यहाँ पर वैल्यूज पास नहीं किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने बोल दिया वन। ठीक है, इसी तरह से मैं 2-3 और पर्सन्स ऐड करवाता हूँ। लेट्स से, सो हियर आई कैन से 2 एंड 1, और यहाँ पर मैं आईडी को भी अपडेट करा देता हूँ। सो लेट्स से वी हैव, जो हमने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, तस्मिया, और लेट्स से वी हैव आयजा, और हियर अब्दुल रहमान। ठीक है, सो ये हमने 4 रिकॉर्ड्स इसके अंदर इंसर्ट करवाएं पर्सन्स के टेबल के अंदर। सो मैं इसको रन करता हूँ, आप देखो यहाँ पर रिकॉर्ड्स ऐड हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर आके बोलता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन्स। तो पर्सन्स के टेबल से मैं सारा डेटा सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देखो हमारे पास यहाँ पर ये डेटा आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जेंडर आईडी 1, ठीक है, यानी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर ये आ रहा है जेंडर। ठीक है, तो कितने जेंडर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। मैं बोलता हूँ भाई फर्स्ट वाला जेंडर डिलीट करना है। ठीक है, सो लेट्स से डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, जेंडर वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, यानी हमने ये बोला है कि जहां जेंडर की आईडी 1 है ना, उस डेटा को डिलीट कर दो। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास क्या लिखा है, 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, तो यानी अब देखो क्योंकि हमने कैस्केड यूज किया था, तो कैस्केड की वजह से जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो अब पर्सन्स के टेबल से जो 1 वाला आईडी वाला डेटा था वो भी डिलीट हो जाना चाहिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि अब मेरे पास इस वाले डेटाबेस के, इस वाले टेबल के अंदर, यानी जो आपका पर्सन्स का टेबल है उसके अंदर, क्योंकि 1 वाला जो जेंडर है वो हम रिमूव कर चुके हैं। देखो यहाँ से मैं अगर जेंडर को रन करता हूँ तो जेंडर के अंदर जो है वो फर्स्ट पे जो जेंडर था जो कि मेल था वो क्या हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। तो जिसकी वजह से हमने कैस्केड ऑप्शन यूज किया था, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पर्सन्स का टेबल है उसके अंदर से भी कंप्लीट डेटा जो है जो कि 1 आईडी से बिलोंग करता था वो क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट डिलीट हो गया, यानी जहां जहां जेंडर आईडी के अंदर 1-1 था वहां का सारा डेटा आपके पास क्या हो गया, डिलीट हो गया। यानी जो हमारे पास मेल का रिकॉर्ड था, मेल पर्सन्स का जो भी रिकॉर्ड था वो देखो यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब नाउ लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ अपडेट। मैंने कहा अपडेट, टेबल का नाम देना होता है, तो टेबल का नाम है जेंडर सेट आईडी इक्वल्स टू 3 वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। तो मैंने ये कहा कि जहां पर आपके पास देखो मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई जेंडर के अंदर जिसकी आईडी 2 है, यानी जेंडर पे 2 आईडी किसकी है, फीमेल की है, फीमेल रिकॉर्ड की है। ठीक है ना, तो हम बोल रहे हैं कि जो फीमेल की आईडी है ना वो 2 की बजाय क्या कर दो, 3 कर दो। क्या कर दो, 2 से अपडेट करके 3 कर दो। तो अब मैं अगर इसको अपडेट करूंगा तो हमारे पास रो भी क्या होगा, ये अफेक्ट होगा, यानी हमारे पास डेटा रन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जाकर यहाँ से जेंडर के टेबल को रन करता हूँ तो आप देखो अब फीमेल की आईडी क्या हो गई है, 3 हो गई है। पहले फीमेल की आईडी क्या थी, 2 थी। तो क्योंकि आपके दूसरे वाले टेबल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि
यहाँ पर ही आपने डेटा इंसर्ट किया था जब, तो आपने तस्निया और ये जो फायजा का रिकॉर्ड ऐड किया था, इसके अंदर जेंडर आईडी क्या पास की थी, 2 पास की थी। लेकिन अब आपका जो जेंडर आईडी है वो क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। तो क्योंकि आपने ऑन अपडेट पे भी कैस्केड को यूज किया था, तो अब अगर आप अपने पर्सन के टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जेंडर की आईडी क्या हो गई है, 3 हो गई है। देखो यहाँ पर क्या हो गई है, जेंडर की आईडी 3 हो गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है ना, ये कैस्केड हो गया या सेट नल हो गया या सेट डिफॉल्ट हो गया, ये एक्शन प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप्स के अंदर कर सकते हैं, लगा सकते हैं जब आप टेबल के अंदर जो है वो डिलीट और अपडेट करवाना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं कि अगर मेरे प्राइमरी की वाले टेबल के अंदर कुछ क्या होता है, कुछ अपडेट होता है या डेटा डिलीट होता है, तो वो अफेक्ट करे मेरे फॉरेन की वाले टेबल को, यानी उसके अंदर भी वो जो अपडेशन हुई है या डिलीशन हुई है वो आपके पास आपके फॉरेन की वाले टेबल के अंदर भी पूरी हो, उसके अंदर भी आपके पास एग्जीक्यूट हो, तो तब आप जो है ये ऑप्शंस को यूज करते हैं। अब आपको अपने प्रोग्राम के हिसाब से, अपने डेटाबेस या अपने सिनेरियो के हिसाब से इसको सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कौन सा एक्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। आप कैस्केड यूज करना चाह रहे हैं, सेट डिफॉल्ट यूज करना चाह रहे हैं या सेट नल यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो कैस्केड वाला जो ऑप्शन था, यानी कैस्केड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का जो कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, खत्म होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने इसको समझने की कोशिश करी।